यस बेटा, कल की क्लास में मैंने आप लोगों को सॉल्वेंसी रेशो, सॉरी किसकी बुक है संजय, कुछ भी नहीं हुआ बुक को तो 27 तक लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को करा दिया था। कैपिटल गेयरिंग रेशो तक पढ़ा दिया था। वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग सिक्योरिटी अपॉन फिक्स कॉस्ट बियरिंग सिक्योरिटी। ऊपर वो सिक्योरिटी आएगी जो वेरिएबल है और नीचे वो आएगी जो फिक्स्ड है। वेरिएबल वाली सिक्योरिटी होती है इक्विटी शेयर और रिजर्व एंड, और फिक्स्ड वाली होती है प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर। ये यहाँ तक कल तुम्हें पढ़ा दिया था। इसके बाद उसी कैटेगरी में एक रेशो और आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ICR। वो उधर लिखा रखा था मैंने तुम्हें लास्ट चार्ट में, ICR। क्वेश्चन नहीं कराया था उसका, ये कल ही करा देना चाहिए था। ये उसी कैटेगरी का एक क्वेश्चन दे रखा है, पहले वो कर लो फिर इस चार्ट को समझते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 28, छोटा सा क्वेश्चन है। यहाँ देखो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन इंटरेस्ट। EBIT अपॉन इंटरेस्ट, सुनना, EBIT अपॉन इंटरेस्ट। द ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट इज सम ऑफ 2 लाख। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये लाइन गलत लिखी है इसने, थर्ड क्लास लाइन लिखी है ये। इसने पहली लाइन में बोला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट और बोला है आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है वो प्रॉफिट जो हमने धंधे से कमाया है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस होते हैं, टैक्स थोड़ी लेस होता है। जब ये कह रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, तो फिर ये ऑपरेटिंग कैसे हुआ? ये लाइन गलत है। यहाँ ऑपरेटिंग वर्ड नहीं आना चाहिए, यहाँ वर्ड आना चाहिए टैक्स। अरे प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जगह क्या आना चाहिए? प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ऑपरेटिंग नहीं आना चाहिए, सिर्फ क्या आना चाहिए? प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या आना चाहिए? प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड, क्या हो रहा है आज यार? हाँ, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2 लाख। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिख देता हूं मैं, कितना? अगर आफ्टर है तो हमें बिफोर बनाना आता है। इसमें टैक्स वापस से ऐड कर दो, इंटरेस्ट वापस से ऐड कर दो, और टैक्स इसने खुद निकाल के दे रखा है। देखो, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट 40,000, टैक्स 80,000। वाह, तो टैक्स इसने दे रखा है 80, तो वापस से ऐड कर दो। और इंटरेस्ट भी इसने दे रखा है 40, तो वो भी ऐड कर दो। तो सबको ऐड करोगे तो 3 लाख, और अपॉन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 40 है। 4 0 से 4 0, 4 से 32, 8 बार कटेगा, आंसर आएगा 8 टाइम्स। टाइम्स में निकलता है। ये रेशो क्या इंटरप्रेट करता है? ये रेशो ये इंटरप्रेट करता है कि आपके पास 1 रुपये का ब्याज देने के लिए 8 रुपये का प्रॉफिट है। ये रेशो जितना बड़ा है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन उतनी अच्छी मानी जाती है। ये कितना आएगा? 8 टाइम्स। तो ये रेशो जितना बड़ा है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन उतनी अच्छी है। तो ये रेशो कितना टाइम्स आया? 8 टाइम्स। समझ गए? अच्छा, तो बहुत लल्लू क्वेश्चन था। इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए मैं ये भी कर सकता था कि यहाँ टैक्स 80,000 ना देकर टैक्स की रेट दे देता, और टैक्स की रेट दे देता आपको 40% मान लो। तो फिर आप इसको कैसे करते? ये 2 लाख है, इस पे 40% टैक्स माइनस हो चुका है, तो ये 60% की वैल्यू है। तो मैं इसे डिवाइड करता 60 से और मल्टीप्लाई करता 100 से, तो 100% वैल्यू आ जाती। तो डिवाइड बाय 60 इंटू 100 करता, कितना आता? पॉइंट में आ रहा है, एस कराओ। तो टैक्स की रेट 50% ले लो, ठीक है। अगर मैं टैक्स 50% लेता तो ये 50 की वैल्यू है, तो डिवाइड करता 50 से और इंटू करता 100 से। इंटू हमेशा 100 से होगा, तो 4 लाख आता। कितना आता? मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि टैक्स अमाउंट में ना देकर रेट में भी दे सकता था। किस में दे सकता था? अगर रेट में देता तो फिर फॉर्मूला क्या होता? प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस टैक्स इंटू 100। ये फॉर्मूला याद रखना। क्या फॉर्मूला हो जाता? प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस टैक्स इंटू 100। और लॉजिकली समझो तो वो जो प्रॉफिट है
अगर उसमें 50% टैक्स माइनस हो गया तो वो 50 की वैल्यू है, तो प्रॉफिट अपॉन 50, क्योंकि वो 50 की वैल्यू है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी इंटू 100, डिवाइड बाय 50 इंटू 100 कर लो, तो आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा बिफोर टैक्स। और फिर इंटरेस्ट में तो ये इंटरेस्ट ऐड होगा, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अब जो आज कैटेगरी लिखाई है आपको वो पढ़ते हैं। नहीं, सिर्फ सिंकिंग फंड के नीचे होगा, ये वो गलती से लाइन लंबी खींच गई थी। देखो आज आपको अलग अलग कैटेगरी पढ़ानी है। इनको मैंने नाम दिया है अदर रेशो, जो भी बचा हुआ है वो मैंने सब इसमें डाल दिया अदर, ठीक है, जो काम के हैं। अभी इसके अलावा एक दो और है आपकी बुक में दे रखे, लेकिन वो रिलेवेंट नहीं है, तो जो रिलेवेंट है वो सब मैंने इधर लिख दिए। इसमें पहला रेशो दे रखा है कैश टू डेब्ट सर्विस रेशो। कौन सा रेशो है, कैश टू डेब्ट सर्विस। यही एक रेशो इसमें सबसे ज़बरदस्त है। इसकी बात अभी 2 मिनट बात करेंगे, इसको साइड में रखना। बाकी सब बिल्कुल सिंपल सिंपल है, पहले उनको देख लेते हैं। सेकेंड चीज़ है बुक वैल्यू। ये रेशो नहीं है, कई बार वो आपको बोलेगा कि आप इक्विटी शेयर की बुक वैल्यू बताओ कितनी है तो आप बुक वैल्यू कैसे बताओगे, इक्विटी शेयर प्लस रिजर्व एंड सरप्लस डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अगर कोई मेरे से ये पूछे कि मैंने रिलायंस में शेयर खरीदा है तो रिलायंस के शेयर की वैल्यू कितनी है, तो याद है रिलायंस मेरे से क्या बोलेगा, रिलायंस मेरे से बोलेगा भाई साहब आपके जैसे लाखों शेयर होल्डर्स हैं, उनकी कैपिटल है हमारी कंपनी में 1 करोड़ और हमारे पास जितने भी रिज़र्व है, जनरल रिज़र्व, P&L वगैरह सब पे आपका हक है, क्योंकि हम बचपन से पढ़ रहे हैं सारे रिज़र्व पे मालिकाना हक किसका होता है, इक्विटी का। तो वो रिज़र्व सारे 4 करोड़ है, वो भी 4 करोड़ पे आपका हक है। तो 1 करोड़ और 4 करोड़ 5 करोड़। और आप अकेले नहीं हो हमारी कंपनी में, आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं, आपके जैसे 50 लाख लोग हैं हमारी कंपनी में। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 50 लाख। तो 5 करोड़ को 50 लाख से करोगे तो ये आएगा 10। तो मेरे शेयर की बुक वैल्यू कितनी आई, 10। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरे शेयर की बुक वैल्यू कितनी है तो मैं क्या बोलूँगा, 10। क्या बोलूँगा, 10। तो इस तरीके से निकाली जाती है बुक वैल्यू पर शेयर। क्या निकाली जाती है, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का फॉर्मूला होता है इक्विटी शेयर रिजर्व एंड सरप्लस अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। सिंपल सी चीज़ है, इसको हटाओ। अगली चीज़ याद आ जाएगा, अर्निंग पर शेयर। FM में जब अपन ने वो बनाया था इनकम स्टेटमेंट तो सबसे लास्ट में EPS निकलता था, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कॉन्ट्री माइनस फिक्स कॉस्ट, EBIT में से इंटरेस्ट जाएगा, EBT में से टैक्स जाएगा, EAT में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होगा, तो बचेगा अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। याद आया, तो उससे क्या निकलता था, EPS। तो EPS तो हमने बहुत बार निकाला है। जो भी फाइनल प्रॉफिट आए ना, फाइनल प्रॉफिट मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड वगैरह सबको देने के जो भी फाइनल प्रॉफिट आए उसे डिवाइड कर दो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। इसको साइड में रखो। ये भी पहले पढ़ा था PE रेशो, प्राइस अर्निंग रेशो। क्या नाम है इसका, क्या देखा पढ़ा था, डिविडेंड पॉलिसी में पढ़ा था PE रेशो। और मैंने कहा था अभी मेरे वर्ड याद आ जाएंगे, नाम में ही फॉर्मूला है प्राइस अर्निंग रेशो। फॉर्मूला है ऊपर प्राइस नीचे अर्निंग। देखो नाम में ही फॉर्मूला है PE, प्राइस अपॉन प्राइस का मतलब होता है मार्केट प्राइस और अर्निंग का मतलब EPS। ठीक है मेरे बच्चों, सिंपल फॉर्मूले, बिल्कुल सिंपल। अगला डिविडेंड पर शेयर। अर्निंग पर शेयर क्या आई, प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ शेयर। तो डिविडेंड क्या आएगा, डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ शेयर। अर्निंग में क्या लेते हैं, प्रॉफिट। डिविडेंड में क्या लेते हैं, डिविडेंड पेड। ये भी डिविडेंड पॉलिसी में पढ़ा था वॉल्टर और गॉर्डन के फॉर्मूले में। वॉल्टर का फॉर्मूला था EPS E माइनस D इंटू R अपॉन KE। याद आया, थोड़ा रिवीजन करोगे तो याद आ जाएगा। ठीक है, तो जो हम लोग डिविडेंड पर शेयर निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। जितना भी डिविडेंड है वो ऊपर लिखो, नीचे लिखो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये आ गया डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर और अर्निंग पर शेयर बिल्कुल सिंपल चीज़ है। अर्निंग पर शेयर का मतलब है कंपनी में इन्वेस्ट करके आपने कितना कमाया, और डिविडेंड पर शेयर का मतलब है उस कमाई का कितना हिस्सा आपको रिसीव हो गया। जैसे
एक कंपनी 5 लाख रुपए कमाती है और उस कंपनी में 5,000 शेयर्स है, तो 5 लाख को 5,000 से करे तो आंसर आता है 100। कितना आता है? 100। तो उस कंपनी में मेरी कमाई कितनी है? 100। लेकिन वो कंपनी 5 लाख रुपए मुझे नहीं देती, वो कंपनी डिविडेंड देती है सिर्फ 2 लाख रुपए। तो अगर मैं 2 लाख को, नंबर ऑफ शेयर वही 5,000 है, तो 2 लाख को 5,000 से डिवाइड करूं तो देखो कितना आएगा, 40 आएगा शायद, 40। तो इधर डिवाइड किया था तो कितना आया था? 100। और इधर करा तो, क्योंकि इक्विटी शेयर तो नीचे सेम है, अर्निंग में और डिविडेंड में फ़र्क आ गया। अर्निंग कितनी है? 5 लाख। डिविडेंड कितना देती है कंपनी? 2 लाख। कंजूस है कंपनी। और वोल्टर का मॉडल याद है ना, अगर कंपनी की रेट शेयर होल्डर की रेट से ज़्यादा हो तो डिविडेंड मत दो, और कंपनी की रेट शेयर होल्डर की रेट से कम हो, आर कम हो के से, तो 100% डिविडेंड दे दो। याद है ना वो सब? चलो खैर, यहाँ प्रॉफिट अपॉन इक्विटी शेयर करेंगे कितना आएगा? 100, और डिविडेंड अपॉन इक्विटी शेयर करेंगे 40। इन दोनों से हमारी अगली चीज़ निकलती है जिसका नाम है डिविडेंड पे आउट रेशियो। इसको अभी होल्ड पे रखना। डिविडेंड पे आउट रेशियो, इसका मतलब होता है अर्निंग का कितना हिस्सा हमने पे कर दिया। ये दिख रहा है क्या उधर? आपने डिविडेंड पे किया 40, जबकि आपकी अर्निंग है 100, तो इंटू 100 कर लो, तो 100 से 100 कट गया, 40% आएगा। मतलब कंपनी अपनी अर्निंग का 40% हिस्सा डिविडेंड में दे देती है। कितना हिस्सा? तो डिविडेंड पे आउट रेशियो आएगा डीपीएस अपॉन ईपीएस इंटू, तो उसके लिए आपको पहले ईपीएस निकालना पड़ेगा 100, फिर डीपीएस निकालना पड़ेगा 40, और फिर बस इंटू 100। 40 अपॉन 100 इंटू डिविडेंड पे आउट रेशियो का मतलब होता है अर्निंग का कितना परसेंट कंपनी डिविडेंड देती है। अर्निंग का कितना परसेंट कंपनी, यहाँ कितना परसेंट देती है कंपनी? 40%। कितना देती है? 40%। इसको हटा लो। हाँ, बीच में ये रह गया, ये होता है डिविडेंड यील्ड। इसका ये मतलब होता है, कई बार कंपनी ये बोलती है कि हमने आपको 40 रुपये का डिविडेंड दिया और हमने 100 रुपये कमाए थे, 100 में से 40 का दिया। कई बार कंपनी बोलती है हमने 100 रुपये कमाए थे, उसमें से 80 का डिविडेंड दे दिया, तो हमारा पे आउट रेशियो कितना है? 80 है। और कंपनी ये बोल के बहुत भारी बनती है कि देखो हमने 100 रुपये कमाए और 80 रुपये दे दिए, इतनी अच्छी बात है। तो अगर कंपनी ऐसे भारी बने तो कंपनी का दावा सच है कि नहीं, इसके लिए आप हमेशा डिविडेंड यील्ड निकालो। क्यों? अगर कंपनी आपको 80 रुपये का डिविडेंड दे रही है मान लो, और कंपनी का मार्केट प्राइस 8,000 रुपये है, तो 80 डिवाइड बाय 8,000 इंटू 100, ठीक है? ये 0, ये 0, ये 2 0 से 2 0 और 8 से 8। तो कंपनी को बोलो अबे भारी मत बन, तू हमें सिर्फ कितना दे रहा है? 1%। मार्केट प्राइस तो देख तेरा कितना है, 8,000, और 80 रुपये देखिए भारी बन रहा है। और कंपनी को जब ये दिखाना होता है ना कि मैं बहुत अच्छा हूँ, तो वो डिविडेंड यील्ड को छुपा लेता है, जैसे मैंने छुपा दिया, और पहले क्या बताता है? पे आउट रेशियो। नज़रिया होता है, नज़रिया, चीज़ों को कैसे पेश करे। अकाउंटेंसी में ये बहुत बड़ी कला है। अकाउंटेंसी में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वो बोलते हैं ना कि अगर आपने किसी पार्टी में कपड़े अच्छे पहने हैं तो सामने वाला उसी से जज कर लेगा आप अमीर हो कि गरीब हो, ठीक है? आपका अपीयरेंस बड़ा मैटर करता है, ठीक है? हालांकि अंग्रेजी में कहावत होती है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, बट ये अंग्रेजी की कहावत आज लागू नहीं होती है, ठीक है? एक किस्सा याद आया मुझे, मस्जिद में सुना था मैंने कहीं पर। एक बहुत बड़े राजा ने एक दावत दी। दावत में उसने सब बुद्धिमान लोगों को, अमीर लोगों को बुलाया। एक बुद्धिमान बंदा था, वो बंदा थोड़ा सिंपल लिविंग पर्सन था बहुत बुद्धिमान, तो दावत का इनविटेशन उसे भी आया। वो गया, कार्ड वार्ड लेके नहीं गया। गार्ड ने बाहर जो भी होंगे उन्होंने रोक लिया, उसकी शक्ल देखकर, उसके कपड़े देखकर।
बोला वे इतने बड़े राजा की दावत है, तेरे को न्योता है क्या, चला गया। वो समझ गया भाई ये कपड़े देखकर मुझे जज कर रहा है। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, बट वो तो बुक को कवर से ही जज कर रहा है। घर गया, एक सूट पड़ा हुआ था उसके पास, बरसों से वो एक ही सूट था, अच्छे से प्रेस व्रेस करके पहन के आया। वो जाने दिया गार्ड ने उसे अंदर। अब जैसे ही वो अंदर पहुंचा, उसने खाना लिया और खाना लेकर अपने सूट पे डालने लग गया, सारा जेब में डाल दिया, यहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया, यहाँ पूरा। सब लोग देखने लगे उसे। राजा आया, ये क्यों कर रहे हो, पागल बने, कपड़े क्यों ख़राब कर रहे हो। बोला ये इनविटेशन मुझे थोड़ी है, ये तो सूट को है, इसको खिला रहा हूँ खाना। मुझे अगर इनविटेशन होता तो मुझे पहले ही अंदर ले लिया होता। ये इनविटेशन तो सूट को दिया गया है, जैसे ही सूट आया तो मुझे अंदर ले लिया गया। किताब कंपनी क्या करती है, अपना डिविडेंड यील्ड नहीं बताती, अपना पे आउट बताती है। कंपनी ये कहती है हमने 80 का डिविडेंड दिया और अर्निंग हमारी 100 रुपये थी, तो 80/100 × 100 हमारा डिविडेंड पे आउट है 80%। कंपनी ऐसे दिखाती है। और बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा, कभी भी डिविडेंड पे आउट नहीं देखेगा। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ये मत देखो 80%, वो तुम्हें वो दिखाना चाह रहे हैं जो उनके लिए अच्छा है। तुम वो देखो जो तुम्हारे लिए अच्छा है। तुम क्या देखो, यील्ड, कि अगर तुम्हें 80 रुपये मिल भी रहे हैं तो मार्केट प्राइस तो 8,000 है। कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी कर दिया कंपनी ने 8,000 में से 80 रुपये देकर। कंपनी का प्राइस तो 8,000 का शेयर है मेरा, कितना दे रहे हो, 80 रुपये, तो रिटर्न कितना हुआ, 1%। लॉजिक समझना तो फॉर्मूले अच्छे से याद हो जाएंगे। यील्ड का मतलब है हाउ मच डिविडेंड आई एम गेटिंग इन प्रोपोर्शन टू प्राइस, एंड पे आउट का मतलब है हाउ मच डिविडेंड आई एम गेटिंग इन प्रोपोर्शन टू अर्निंग। अर्निंग के मुकाबले मुझे कितना मिल रहा है, ये पे आउट रेशो है। और प्राइस के मुकाबले मुझे कितना मिल रहा है, ये डिविडेंड पर शेयर है, यील्ड है, सॉरी। समझ गए। अब ये निकालना हो या ये निकालना हो, आपको डीपीएस और ईपीएस तो निकालना। ईपीएस का फॉर्मूला अर्निंग अपॉन नंबर ऑफ शेयर, डीपीएस का फॉर्मूला डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ शेयर। बेटा याद हुए। और बीच में एक अटका हुआ है पी रेशियो, प्राइस अपॉन अर्निंग। ये सारे रेशियो हो गए। अब आते हैं ये मेन, कैश टू डेब्ट सर्विस रेशियो। बहुत खतरनाक रेशियो है ये, ध्यान से सुनना। अच्छे से कवर नहीं हो रहा। अब हाँ मेरे बच्चों, अब ये कवर हो रहा है, सारे रेशो पढ़ा दिए 2, 3, 4 सिंपल थे। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। कैश टू डेब्ट सर्विस रेशो, क्या नाम है इसका, कैश टू डेब्ट सर्विस रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो की तर्ज पे ये रेशो है, लेकिन इंटरेस्ट कवरेज रेशो को थोड़ा तोड़ मलोड़ के इसे बनाया गया। इंटरेस्ट कवरेज रेशो में अभी मैंने लिखा था आईसीआर का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रॉफिट बोलूँ या अर्निंग बोलूँ, घबराना मत, प्रॉफिट अर्निंग एक ही बात है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और नीचे आता है इंटरेस्ट। इस फॉर्मूले में ऊपर आ रहा है कैश फ्लो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रॉफिट की जगह क्या वर्ड आ रहा है, ये बंदा जिसने भी ये फॉर्मूला दिया उसने कहा तुम ऊपर प्रॉफिट क्यों लेते हो, प्रॉफिट में तो वो चीज़ें भी माइनस हो जाती है जो नॉन कैश होती है, तो तुम ऊपर प्रॉफिट की जगह कैश फ्लो लो। और हमने कैपिटल बजटिंग वगैरह जो पिछले चैप्टर पढ़े उसमें हमने अच्छे से सीख लिया कि कैश फ्लो लेने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है, डेप्रिसिएशन वापस ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम होती है। क्या होती है मेरे बच्चों, तो जब भी मैं बोलूँ कैश फ्लो और जब भी मैं बोलूँ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट और कैश फ्लो के बीच में एक ही चीज़ दीवार बन के खड़ी है, डेप्रिसिएशन। वैसे तो और भी नॉन कैश आइटम होती है, लेकिन आपके कोर्स में, आपकी किताब में डेप्रिसिएशन के अलावा किसी और चीज़ को तवज्जो नहीं दी है। हर क्वेश्चन में नॉन कैश के नाम पे सिर्फ क्या उठ के आ जाता है, जबकि हम जब कैश फ्लो पढ़ते थे 12th क्लास में, तो मैं तो आपको और भी नॉन कैश आइटम ऐड कराता था, गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रोविजन फॉर रिपेयर, प्रोविजन जने क्या क्या। और अभी 3rd ईयर में फिर कैश फ्लो आएगा तुम्हें, उसमें भी पढ़ेंगे अपन। तो नॉन कैश आइटम के नाम पर आपकी किताब में सिर्फ डेप्रीसिएशन ही दे रखा होता है हर बार।
तो मैं भी अभी वही करूँगा कि अगर आपको प्रॉफिट दे रखा हो और आपको प्रॉफिट से कैश फ्लो पे पहुँचना हो, प्रॉफिट से कैश फ्लो पे, तो डेप्रीसिएशन वापस से, ठीक है मेरे बच्चों, बाकी सब सेम है। यहाँ पे भी बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, यहाँ पे भी बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब मुझे मानसी बताएगी कि अगर बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की जगह अगर मैं आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे दूं प्रॉफिट, तो क्या करें फिर? हाँ तेज बोल। टैक्स और इंटरेस्ट को वापस से ऐड कर दो। तनीषा, टैक्स को वापस से ऐड कैसे करूं? अगर रेट में दे रखा हो तो प्रॉफिट डिवाइड बाय 100 माइनस टैक्स इनटू, जो अभी 2 मिनट पहले बताया आपको लेक्चर की शुरुआत में, कि अगर प्रॉफिट दे रखा है और टैक्स की रेट दे रखी है तो डिवाइड बाय 100 माइनस टैक्स इनटू 100। क्या करोगे? डिवाइड बाय 100 माइनस टैक्स इनटू 100। तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या बन जाएगा? आफ्टर टैक्स क्या बन जाएगा? आफ्टर टैक्स क्या बन जाएगा? जैसे अगर आपको प्रॉफिट दे रखा है आफ्टर टैक्स 1,60,000 और आपको टैक्स दे रखा है मान लो 40%, ठीक है, या 40 नहीं 60%, कितना दे रखा है? तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकलेगा? 1,60,000 डिवाइड बाय 100 माइनस टैक्स, 100 माइनस टैक्स 40, यह आएगा कितना? ठीक है मेरे बच्चों, तो 1,60 से कितना आ गया? 4 लाख। ये कवर हो रहा है क्या वीडियो में? 1,60 से कितना आ गया? 4 लाख। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या बन गया? प्रॉफिट, अब सब चिल्ला के बोलो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स को प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बनाने के लिए क्या करूं? तेज बोलो, तेज। इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। क्या ऐड हो जाएगा? इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन होगा। तो भाई आप क्या करो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को पहले बिफोर टैक्स बनाओ, इंटरेस्ट ऐड करो, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। लेकिन हमें वो नहीं चाहिए, हमें तो कैश फ्लो चाहिए। तो कैश फ्लो के बीच में दीवार क्या है? तो डेप्रिसिएशन वापस से ऐड कर दो। ठीक है मेरे बच्चों, ये फॉर्मूला यहाँ तक भी होता ना ठीक था, ये भी कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। मतलब प्रॉफिट की जगह अगर कैश फ्लो ले रहे हो तो ये तो मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, बढ़िया बात है। बैंक को भी प्रॉफिट की जगह क्या लेना चाहिए? कैश फ्लो। और कैश फ्लो प्रॉफिट से ज़्यादा बेटर इंडिकेटर होता है। ठीक है, आज मैं भी अगर हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ ना तो स्थिति गलत आती है। हम हमेशा कैश फ्लो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट में तो डेप्रिसिएशन भी लेस हो जाता है, तो प्रॉफिट तो कम हो जाता है, और कैश फ्लो तो ज़्यादा होता है गलने में हमारे। तो हम लोग हमेशा बांटते क्या है? कैश बांटते हैं, प्रॉफिट नहीं बांटते, क्योंकि प्रॉफिट कभी भी हमें असली स्थिति, तो मैं तो अच्छा मानता हूँ कि प्रॉफिट की जगह तुम क्या लो? कैश फ्लो लो। सुन रहे हो मेरी बात? लेकिन प्रॉफिट की जगह तुम कैश फ्लो लोगे, नीचे इंटरेस्ट आता है, इधर भी इंटरेस्ट आ रहा है। अब ये क्या नाटक है? सिंकिंग फंड अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट। ये नाटक ये है, कुछ कंपनियों को किसी ना किसी फंड में कुछ पैसे ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं, कंपलसरी करने ही पड़ेंगे। वो कंपनी मना भी करेगी ना तो भी करने पड़ेंगे। अब वो फंड बहुत सारे हैं, इनको सारे फंडों के नाम याद नहीं है, और अपन ऐसे फॉर्मूले में सारे लिख भी नहीं सकते, तो उनको मैंने एक नाम दे दिया, सिंकिंग फंड। क्या नाम दे दिया? सारे फंडों को मैंने एक नाम दे दिया, सिंकिंग फंड। और उसको करोगे 1 माइनस टैक्स। ये वही जो अपन ने अभी प्रॉफिट में किया। क्यों? क्योंकि ये जितने भी सिंकिंग फंड में इन्वेस्ट करते हो ना, टैक्स देने के बाद करते हो, तो इन्हें भी क्या बना दो? बिफोर टैक्स। तो ये जैसे ही तुम बिफोर टैक्स बना दोगे, ये वो कंपलसरी फंड है जहाँ तुम्हें डालना ही पड़ेगा, इंटरेस्ट भी कंपलसरी है, तुम्हें देना ही पड़ेगा। तो दोनों को ऐड कर लो। ये इतना पैसा तुम्हें चाहिए, और इतना पैसा देने के लिए तुम्हारे पास इतना पैसा है। अब इतना पैसा है 5 लाख, और जो देना है वो है 1 लाख, तो 5 लाख अपॉन 1 लाख, आंसर आएगा 5। मतलब ये टाइम्स में निकलता है। ये भी किस में निकलता है? और ICR भी किस में निकलता है? ये भी किस में निकलता है? ठीक है मेरे बच्चों, तो ICR का वाइडर वर्जन है, ICR का वाइडर वर्जन है कैश टू डेब्ट सर्विस रेशियो। किसका? ICR। ICR कहता है ऊपर प्रॉफिट लो, और ये रेशियो कहता है ऊपर कैश फ्लो लो।
ICR कहता है नीचे इंटरेस्ट लो, ये कहता है इंटरेस्ट के साथ, और सिंकिंग फंड भी बिफोर टैक्स लो। कैसे लो? और कोई भी चीज़ बिफोर टैक्स बनाने का फॉर्मूला होता है वो चीज़ अपॉन 1 माइनस टैक्स इंटू 100। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? बिफोर टैक्स सिंकिंग फंड प्लस इंटरेस्ट, नीचे डिनोमिनेटर में, ऊपर कैश फ्लो। मान लो कैश फ्लो 5 लाख आया, और नीचे ये सब अचड़ कचड़ मिला के 1 लाख आया। 5 लाख अपॉन 1 लाख, आंसर आएगा 5 टाइम्स। मतलब ये रेशो कितना है? 5। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशो की तरह ये भी टाइम्स में निकलता है, तो ये भी जितना ज़्यादा आए उतना बेटर। 5 आ रहा है बेटर, 6 आए और बेटर, 7 आए और बेटर। ठीक है मेरे बच्चों, ये पूरी कैटेगरी हो गई इंटरेस्ट कवरेज रेशो का। आज एक ही क्वेश्चन करा 28, कल 29 से लेकर इसके जितने भी क्वेश्चन है 5-6 वो करेंगे, सुन लो। और परसों से मेन इसके मिसिंग फिगर वाले क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, जिसमें जितने भी रेशो पढ़ाएं सब आएंगे। तो मैं मान के चल रहा हूँ आज और कल में आप सारे रेशो एक बार घर से रीड करके आओगे, ताकि परसों की जो क्लास आए उसमें मुझे जब रेशो यहाँ लिखना पड़े तो आपको याद होनी चाहिए वो। समझ गए? बाय।